हेलो बच्चों, कल एसएसटी का एग्जाम है आप लोगों का। मैं ओनली 100 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इन्हीं 100 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन पेपर सेट होंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसको एक बार पढ़ के जाएंगे, दोबारा आपको पढ़ने की नीड भी नहीं होगी। बट हाँ, इतना करना है कि ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ो और आंसर को ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने, ठीक है। तो अभी हमारे जो होगा 40 एमसीक्यूज होंगे। 40 एमसीक्यूज में से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म। औपनिवेशिक शासन क्या है? एक देश दूसरे देश पर शासन करता। औपनिवेशिक शासन वाला क्वेश्चन हर बार आता है। एक देश किसी दूसरे देश पर शासन करता है, उसको औपनिवेशिक शासन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था? आंसर हमारा जेम्स मिल। जेम्स मिल वो थे जो कभी इंडिया आए भी नहीं थे, बट इन्होंने ये बता दिया था कि इंडियन लोग जो है वो बहुत ही असभ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी वाज 14, यानी कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। हड़प नीति किसने लागू करी थी? आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। इसका मतलब क्या था कि अगर किसी भी राज्य में किसी भी जो वहां के राजा हैं, महाराजा जो भी, अगर उनकी कोई संतान नहीं होती है तो वो राज्य अंग्रेजी शासन द्वारा हड़प लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी सिस्टम वाज मेनली इन। भाई रैयतवाड़ी सिस्टम बार बार आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो इसका है रैयतवाड़ी सिस्टम वाज मेनली इन। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ थी? मद्रास एंड बॉम्बे क्षेत्र में रैयतवाड़ी सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिगो रेवोल्ट हैपेंड बिकॉज। नील विद्रोह क्यों हुआ था? भाई अंग्रेजी शासन आए थे, इंडियन इंडियन लोगों को बोला गया था भाई आप ना नील की खेती करना शुरू करो। इससे क्या होता था, अंग्रेजी शासक को ज्यादा ही प्रॉफिट होता था। तो वो विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने जबरन नील की खेती यहाँ के लोगों से करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो रेफर्स टू। देखो किसे कहा जाता था? आउटसाइडर लोग जो थे, बाहरी लोग जो थे, जैसे कि हमारे जमींदार हो गए, अंग्रेजी शासन हो गए, और जिनके पास ज्यादा पैसा होता था, जो शोषण करते थे लोगों का, उनको बोला जाता था देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, बिरसा मुंडा लेड विच मूवमेंट। बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? पहले बताए, बिरसा मुंडा जो थे वो आदिवासियों के नेता थे। यानी कि आदिवासियों को उन्होंने ये बताया था कि हम आपको स्वर्ण युग की कल्पना, आदिवासियों को स्वर्ण युग की कल्पना कराया था। जब आदिवासियों से उनके जंगल छीन लिए गए थे, उस टाइम पर ये एक नेता उभर कर आए थे जिन्होंने ये बोला था कि जैसे हम लोग पहले रहते थे, जंगल हमारा था, हम आपको वही जंगल वापस दिलाएंगे। तो बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? उल गुलान का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में बेसिकली आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है, इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट इन 1857। 1857 में जो हमारे इंडिया में रिवॉल्ट शुरू हुआ था, वो फर्स्ट ऐसा रिवॉल्ट था जो एक लार्ज स्केल पे शुरू हुआ था। तो 1857 का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस। जो भी हिंदू थे, मुस्लिम थे, तो उनकी जो गन्स थी उसमें सुअर या सुअर या गाय की चर्बियों से बनाया जाता था। उससे उनको लगता था कि उनका धर्म खतरे में है। रानी लक्ष्मीबाई बिलोंग्स टू। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से थी? सबको पता है, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आईएनसी वॉज फॉर्म्ड इन 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्विट इंडियन मूवमेंट स्टार्ट इन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सेकुलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि आप किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो, हमें हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाना चाहिए, कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। फंडामेंटल रीजंस, फंड एक सेकंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, फंडामेंटल राइट्स आर। मौलिक अधिकार क्या है? हर किसी को पता है कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वाला क्वेश्चन बार बार रिपीटेड में होता ही है। तो संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकार। अब हमारे मूल अधिकार क्या क्या होते हैं? ठीक है, राइट टू स्पीच, फ्रीडम। तो ये मेनली हमारे, और भी बहुत सारे हमारे मूल अधिकार हैं। बेसिक, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 19, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या है? सरकार के दबाव से मुक्त न्यायपालिका। जो भी गवर्नमेंट आती है, अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है
या फिर हमें फ्री एंड फेयर कुछ काम करवाना है तो हम कहाँ पर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, कोर्ट हमें न्याय देता है। इसलिए क्या है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ होता है सरकार के दबाव से मुक्त होना है, सरकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए न्यायपालिका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूल ऑफ लॉ मीन्स कानून कानून का शासन का अर्थ क्या है। रूल ऑफ लॉ मीन्स कानून का शासन का अर्थ है कानून सब पर समान होना चाहिए। कोई भी किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कितना भी अमीर हो गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून जो है वो सबके लिए समान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, पब्लिक फैसिलिटीज इंक्लूड्स, सार्वजनिक सुविधाओं में शामिल है, जो हमारी सार्वजनिक मूलभूत सुविधाएं, सार्वजनिक जो सबके लिए हो, सार्वजनिक सुविधाओं में शामिल है वाटर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट मेनली आपने ये लिख करके आना, अगर क्वेश्चन आ जाता है पानी, अस्पताल और रोड। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, मार्जिनलाइजेशन मीन्स, हसियाकरण का अर्थ क्या है। हसियाकरण कुछ समूहों को समाज के किनारे कर देना, यानी कि पहले के टाइम पे जो हमारे आदिवासी लोग होते थे या कुछ निचले तबके के लोग होते थे जो गरीब होते थे, तो हमारी सोसाइटी ने क्या किया, तो उनको बिल्कुल ही अलग कर दिया था। ठीक है, उसी को बोला जाता है हसियाकरण, कुछ समूहों को समाज के किनारे कर देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नवीकरण संसाधन क्या है। नवीकरण संसाधन पहला है सोलर, नवीकरण संसाधन, ये एमसीक्यू जो हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये नवीकरण संसाधन में क्या आ जाएगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब जिनको बनने में एक लंबा टाइम लगता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोयला, पेट्रोलियम आदि। क्वेश्चन नंबर 25 है, सॉइल इरोजन मींस, मृदा अपरदन का अर्थ क्या है। उपजाऊ मिट्टी का हट जाना, जैसे कहीं पर भी बाढ़ वगैरह आती है तो वहां से सारी की सारी जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है काफी उपजाऊ होती है, उसमें सारे मिनरल्स फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको बहा करके लेकर जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन, यानी कि उपजाऊ मिट्टी का हट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेरेस फार्मिंग इज डन इन, सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है। सीढ़ीदार खेती मोस्टली पहाड़ों में की जाती है, हम लोग जैसे देखते हैं मोस्टली पहाड़ों में ही देखते हैं, पहाड़ी एरियाज में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीढ़ी बनती हुई चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 27, मॉनसून रेफर टू, मानसून किसे कहते हैं, ऋतु के अनुसार चलने वाली वर्षा देने वाली हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्रीकल्चर मीन्स, कृषि का अर्थ क्या है, फसलों की खेती करना, किसी भी लार्ज स्केल पर एक ही टाइप की फसल उगाना, या किसान जितने भी लोग होते हैं वो खेती करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। प्लांटेशन क्रॉप एग्जाम्पल, प्लांटेशन क्रॉप एग्जाम्पल क्या है, हमारा बागान फसल का उपयोग, जैसे टी हो गई, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, ये लार्ज स्केल पे बहुत सारे एक बार में फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, कॉटेज इंडस्ट्री एग्जाम्पल, कुटीर उद्योग का उदाहरण। कुटीर उद्योग का उदाहरण है हथकरघा, हस्तशिल्प। कुटीर का मतलब छोटे छोटे जो हमारे उद्योग हुआ करते थे, हाथों से लिखे जाने वाला, हस्तशिल्प हाथों से बनाया जाने वाला कुछ। नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग क्या है, क्या बोले, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन स्टील इंडस्ट्री क्या है या फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसमें 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो खनिज आधारित उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, वाटर स्कैरिसिटी इज कॉज्ड बाय, जल संकट का कारण क्या है, अधिक उपयोग और प्रदूषण, यानी कि जल का आप ज्यादा उपयोग करोगे या पॉल्यूटेड वाटर हो जाएगा तो आपको पीने लायक पानी या हमारे रोजमर्रा के काम में आने वाले पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स, वर्षा जल संचयन का अर्थ है वर्षा के पानी को जमा करना, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर, जहां पर राजस्थान वगैरह में या पर जहां पर बारिश कम होती है वहां पर लोग बड़े बड़े टैंक बनाते हैं, जब भी बारिश होती है तो उस टैंक में पानी को स्टोरेज कर लेते हैं और बाद में जब भी उनको सिंचाई वगैरह का काम, इरिगेशन का काम लगता है तो उस पानी का यूज करते हैं। 34 क्वेश्चन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन इज, यानी कि संविधान क्या है, देश का सर्वोच्च कानून। संविधान किसको बोलते हैं, देश का सर्वोच्च कानून, या फिर हम वो एक ऐसी किताब जिसमें देश के सारे नियम लिखे हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र का क्या अर्थ है? डेमोक्रेसी मतलब जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जहां पर जनता अपने अनुसार जो सरकार अच्छा काम करेगी उसको चुनती है, जो सरकार अच्छा काम नहीं करेगी उसको नहीं चुनती। यानी कि मेन यहाँ का प्रधान कौन है? जनता है। जनता को नेता सही लगेगा तो अगली बार जनता फिर उसी को चुनेगी। तो डेमोक्रेसी मतलब जनता द्वारा चुनी गई सरकार। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या? मताधिकार का मतलब वोट देना, ठीक है। तो मताधिकार प्रत्येक वयस्क को मतदान का अधिकार है। जितने भी वयस्क होते हैं उनको हर किसी को मतदान का अधिकार मिलता है कि आप जो नेता चाहो आप उनको वोट दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा इज कॉल्ड, लोकसभा को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जनता का सदन, ठीक है। यानी कि इनका इलेक्शन, यहाँ के नेता किसके द्वारा चुने जाते हैं? डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, दैट्स कॉल्ड लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, राज्यसभा इज कॉल्ड, ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, एंड हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा। आपको ये भी कुछ पॉइंट्स आपको अभी लर्न करने होंगे। तो राज्यसभा इज कॉल्ड, राज्यसभा को क्या कहा? राज्यसभा को कहा जाता है राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड एट, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, बजट इज प्रेजेंटेड बाय, जो बजट है हमारे देश का वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के द्वारा हमारा बजट पेश किया जाता है। ये थे हमारे टोटल 40 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे 41 to 60। और किसी बच्चे को भी अगर पीडीएफ चाहिए होगा इन क्वेश्चंस का, आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको सारी पीडीएफ, ये पूरा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, औपनिवेशिक शासन की परिभाषा लिखिए। ये आता है 2 मार्क्स में। औपनिवेशिक शासन की परिभाषा में आप क्या लिखोगे? औपनिवेशिक शासन वह व्यवस्था है जिसमें एक देश दूसरे देश पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण करता है। राजनीतिक का मतलब प्रॉपरली सरकार के अकॉर्डिंग, राजनीति के अकॉर्डिंग, और आर्थिक का मतलब उनके जितने फाइनेंस है, उनका जितने भी फैक्ट्रीज चल रही हैं, जितने उनके काम है फाइनेंशियली भी, वो उसको हड़पने की कोशिश करता है या नियंत्रण करता है। व्हाट इज एन आर्शिव? गिव वन एग्जाम्पल। अभिलेखागार क्या है? एक उदाहरण दीजिए। इसका आंसर, अभिलेखागार वह स्थान है जहां पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज रखे जाते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेखागार का मतलब जहां पर हमारे देश के पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज रखे गए हैं उसको हम क्या बोलेंगे? अभिलेखागार बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, प्लासी में अंग्रेजों की जीत के 2 कारण लिखिए। प्लासी युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें अंग्रेजों जीत तो अंग्रेजों को हुई थी, तो उनके 2 कारण बताना है कि किस लिए अंग्रेज, किन वजह से अंग्रेजों की जीत हो गई थी। तो पहला वाला है मीर जफर की गद्दारी, मीर जफर ने गद्दारी कर ली थी, ठीक है। सेकंड है अंग्रेजों की मजबूत सैन्य रणनीति, अंग्रेजों की जो सैन्य शक्ति थी, जो सैन्य रणनीति थी, उनकी प्लानिंग्स थी, वो बहुत ही मजबूत थी। यही 2 रीजन है जिसकी वजह से वो जीत गए थे। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस? सहायक संधि क्या थी? यह एक संधि थी जिसके अनुसार भारतीय शासकों को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उनका खर्च देना पड़ता है। यानी कि अंग्रेजों ने ऐसी संधि करी थी कि भैया जितने भी राज्य है अगर वो सेना रखेंगे तो उनको अंग्रेजी शासन से ही सेना लेना पड़ेगा, और उनके शासन को, लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनको पे करना पड़ेगा। वो अपनी खुद की सेना नहीं बना सकते, किसी और से सेना नहीं ले सकते, सेना उनको अंग्रेजी शासन से ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट परमानेंट सेटलमेंट एंड द रैयतवारी। परमानेंट सेटलमेंट क्या था और रैयतवारी क्या थी, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। तो परमानेंट सेटल था कि भैया टैक्स कलेक्टेड थ्रू द जमींदार, ठीक है। अंग्रेजी शासन ने क्या किया था कि जमींदार को बोल दिया गया था ये खेत मैं आपको दे रहा हूँ। पुराने टाइम पे क्या होते थे, मोस्टली लोग खेती पर ही निर्भर थे, एग्रीकल्चर कृषि करते थे। तो अंग्रेजों ने खेत का हिस्सा एक किसी भी जमींदार को दे दिया था। उन्होंने बोला था कि हम सिर्फ आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, बाकी से हमको मतलब नहीं है। तो जो परमानेंट था इसमें टैक्स कलेक्ट होता था जमींदार से, और जो रैयतवारी थी इसमें टैक्स कलेक्ट डायरेक्टली किससे टैक्स कलेक्ट होता था? किसानों से, ठीक है। नेक्स्ट, परमानेंट में फिक्स रेवेन्यू था, यानी कि लगान निश्चित थी। अगर एक खेत का 100 रुपये देना है तो 100 रुपया ही देना पड़ेगा, उससे कम ना ज्यादा। और रैयतवारी में क्या था? रेवेन्यू रिवाइज द पीरियोडिकली, यानी कि लगान समय समय पर बदल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 46 व्हाई डिड इंडिगो रिवॉल्ट हैपन, नील विद्रोह क्यों हुआ था? नील विद्रोह तो होना ही था। पहला वाला इसका है आंसर, किसानों को जबरन नील उगाने को मजबूर किया गया था। क्यों जबरन नील उगाने को मजबूर किया गया था? क्योंकि नील जो था वो यूरोपियन कंट्री में काफी महंगे दामों में बिकता था। तो उन्होंने क्या बोला, किसानों को आप नील ही उगाओगे, वो चाहे उगाना चाहे या ना उगाना चाहे, उन पर जबरदस्ती की गई थी। नेक्स्ट, उन्हें बहुत कम दाम दिए जाते थे। मान लो अगर यहाँ पर 100 रुपए का वो नील खरीद रहे हैं, 100 रुपए किलो खरीद रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन में उसी नील को 1000-2000 रुपए में बेचते थे, बट उनको दाम कितना देते? ओनली 100 रुपया देते थे, यानी बहुत कम दाम दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो कौन थे? देखो कौन थे? अभी हमारे एमसीक्यूज में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। देखो कौन थे? देखो बाहरी लोग थे। देखो बाहरी लोग थे जैसे साहूकार, व्यापारी, आदिवासियों का शोषण करते थे। देखो वो लोग थे जो आदिवासियों का शोषण करते थे, उसमें साहूकार, व्यापारी और अंग्रेजी शासन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, राइट एनी टू कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह की क्रांति जो थी उसके दो कारण बताने हैं हमको। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें है चर्बी लगे कारतूस और हड़प नीति। चर्बी लगे कारतूस उनको दिया जाता था और जिस राजा की संतान नहीं होती तो उनके राज को हड़प लिया जाता था। ये 2 कारण है। आप चाहो तो इनको अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको ये हेडिंग कर लेना और इसके अंदर आपको जितना समझ आ रहा है अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर आप लिख देना। 1857 के 2 परिणाम लिखिए आप। 1857 के भी 2 परिणाम क्या निकले थे? युद्ध हुआ था जो, उसमें 2 परिणाम क्या निकले थे? पहला क्या, कंपनी शासन समाप्त हुआ था, ब्रिटिश क्राउन ने शासन संभाला। ठीक है, कंपनी शासन समाप्त हो गया था और ब्रिटिश क्राउन ने शासन को संभाल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर पहुंच गए हम। व्हाट इज नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रीयता क्या है? नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि हमें अपने देश के प्रति प्रेम होना, कि ऐसा लगे कि हमें ये हमारा देश है, हम किसी और की बातें नहीं सुनेंगे, हम किसी और की गुलामी नहीं करेंगे, हमारा देश, हम अपने देश को अपने तरीके से चलाएंगे। ठीक है, तो नेशनलिज्म क्या था? राष्ट्रीयता क्या थी? राष्ट्रीयता अपने देश के प्रति प्रेम, गर्व और एकता की भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 51, डिफाइन द सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा दीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को समान रखना, यानी कि कोई भी धर्म छोटा नहीं, कोई धर्म बड़ा नहीं, किसी का अपमान नहीं कर सकते, आप हर एक धर्म का सम्मान करेंगे। और व्हाई इज सेकुलरिज्म नीडेड इन इंडिया, धर्मनिरपेक्षता हमारे भारत में आवश्यक क्यों हुई है, या भारत में धर्मनिरपेक्षता क्यों आवश्यक है? इसके आंसर, भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म हैं हमारे भारत में। ठीक है, बहुत सारी जातियां हैं हमारे भारत में, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, यह धार्मिक भेदभाव को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है? संविधान वह मूल कानून और सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार देश का शासन चलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ द फंडामेंटल लॉज एंड द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज गवर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या है? अब ये हमारे एमसीक्यूज में भी आया था क्वेश्चन। मौलिक अधिकार क्या है? हमारे मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार हैं जो स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करता है। हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई समान है, इसको सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 55 है, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन क्या है? कानून का शासन क्या है? रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल पर्सन, कि जितने भी कानून हैं हर एक इंसान पर समान रूप से लागू होगा। कानून का शासन का अर्थ है कि कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। व्हाट इज अ पार्लियामेंट, संसद क्या है? पार्लियामेंट किसे? पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। संसद देश के कानून बनाने वाली संस्था को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा कि हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट, एनी टू वेज, कि संसद सरकार को कैसे नियंत्रित करती है? इसके 2 कारण है, प्रश्नकाल के माध्यम से, यानी कि क्वेश्चन होता है, डिबेट होते हैं, एक अपोजिट पार्टी जो है वो जो रूलिंग पार्टी उससे क्वेश्चन पुटअप करती है, या दूसरी पार्टी फर्स्ट पार्टी से क्वेश्चन पुटअप करती है,
तो इसका है प्रश्नकाल के माध्यम से, बजट पर चर्चा और पारित करके। ठीक है, जब भी बजट पेश करते उस पर चर्चा होती है और वो बजट पारित होता है। इन दो माध्यमों से सांसद सरकार को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जुडिशरी? न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका अदालतों की वह व्यवस्था है जो कानून की व्याख्या करता और न्याय देता है। अदालतों की वह व्यवस्था है जो कानून बताता है, व्याख्या करने में जो कानून के बारे में बताता है या व्याख्या करता है और जो हर किसी को न्याय देता है, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, एनीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 59, वाई इज जुडिशरी इंडिपेंडेंट? यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है या न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों रहना चाहिए? इसी क्वेश्चन को घुमा करके बोल सकता है। क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, ठीक है, बट क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग हो सकता है। वाई इज जुडिशरी इंडिपेंडेंट? न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों हो? निष्पक्ष न्याय देने के लिए स्वतंत्र, अगर किसी को स्वतंत्रता होगी तभी तो निष्पक्ष न्याय ले सकेगा। सेकंड, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, टू गिव फेयर एंड द impartial justice to protect the fundamental rights। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन या हसियाकरण क्या था? हसियाकरण वह स्थिति है जिसमें कुछ समूहों को समाज के किनारे कर दिया जाता था और उन्हें समान अवसर नहीं मिलते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके बुक में आदिवासी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। सार्वजनिक सुविधाओं के 2 उदाहरण दीजिए। सार्वजनिक सुविधा का मतलब जिसका लाभ हर किसी को मिल सके, छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ नहीं, हर किसी को जिसका लाभ मिल सके। तो सार्वजनिक सुविधा है सबसे पहला स्वच्छ पेयजल, सरकारी अस्पताल, यानी कि पानी साफ सबको मिलेगा तो बीमार कम पड़ेंगे और बीमार हो गए तो उनको सरकारी अस्पताल की सुविधा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, Why is water considered a public facilities? यानी कि पानी को सार्वजनिक सुविधा क्यों माना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग भी लिख सकते हो, बट थोड़ा प्रोफेशनली अच्छे वे में लिखना। तो क्यों माना जाता है? इट इज द एसेंशियल फॉर लाइफ, इट शुड बी अलाइबल टू एवरीवन इक्वली। यह जीवन के लिए आवश्यक, इट शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन इक्वली। यह जीवन के लिए आवश्यक है, यह सभी को समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है, पानी मिलेगा तभी तो जीवन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द रिसोर्स। अभी रिसोर्सेस क्या होते हैं, या हमारा हिंदी में बोलेंगे संसाधन की परिभाषा दीजिए। ठीक है, जितना भी सामान हम यूज करते हैं उसको हम रिसोर्सेस बोलते हैं। इवन कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं खुद एक रिसोर्स हूँ। ठीक है, तो रिसोर्सेस क्या होते हैं? संसाधन वह वस्तु है जिसका उपयोग और मूल्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, नेम 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। 3 तरीके के रिसोर्सेस बताओ, और अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर देना। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हमें ओनली 100 क्वेश्चंस करने हैं। बहुत फटाफट से हम क्वेश्चन करते हुए जा रहे हैं क्योंकि कल ही एग्जाम है। ठीक है, आप लोग ये रैपिड रिवीजन है, एज अ वन शॉट आप समझ लो। आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। अगर फिर भी इसमें नहीं समझ आ रहा है, अगर मैं बहुत तेज पढ़ा रही हूँ या बहुत स्पीड मेरी ज्यादा है, तो आप लोग क्वेश्चन का पीडीएफ मांग लेना। क्वेश्चन नंबर 65 है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में अंतर लिखिए। मोस्टली पेपर में आता है ये क्वेश्चन, हर बार आते हैं, इस पे स्टार लगा दो। पहला है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली। सोलर एनर्जी जो हमको नेचर के थ्रू डायरेक्टली मिल रही, वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड कांट बी रिन्यूड इजली। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो तो लिमिटेड होते हैं, उनको बनने में एक लंबा टाइम लगता है। दैट्स वाई हर कोई बोलते हैं भैया पेट्रोल को बचा के चलो, पेट्रोल को बचा के चलो। ठीक है, एग्जाम्पल है कोल। व्हाट इज सॉइल इरोशन? मृदा अपरदन क्या है? यानी कि सॉइल इरोशन मतलब मिट्टी का कट कट के बहना, या मिट्टी के ऊपरी जो उपजाऊ परत है वो हट जाना, उसी को हम मृदा अपरदन बोलते हैं। तो मृदा अपरदन क्या है? सॉइल इरोशन इज द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर, यानी कि जो उपजाऊ लेयर है मिट्टी की, सॉइल बाय द विंड ऑफ वाटर, या हवा चलने से या फिर बाढ़ आ जाने से जो हमारे फर्टाइल सॉइल का ऊपरी लेयर होता है जो कट कट के आगे बह के चला जाए,
उसे हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन हवा या पानी द्वारा उपजाऊ मिट्टी के बह जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, राइट टू कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन। मृदा अपरदन के दो कारण बताइए। तो दो कारण कौन कौन से? डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, यानी कि वनों की कटाई। आप वनों को काटते चले जाओगे, वन जो पेड़ होता है, पेड़ की जड़ें होती है, जड़ें क्या करते हैं, मिट्टी को बांध के रखती है एज अ जाल, जाल बिछो उसमें मिट्टी रुकी पड़ी हो, ठीक है। और नेक्स्ट ओवर ग्रेजिंग का मतलब अति चराई। अब अगर जानवर सारे पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधों को खा जाएंगे तो उससे हमारा फॉरेस्ट तो डेवलप नहीं होगा, ठीक है। एक तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई और अति चराई से हमारा मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, राइट टू मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मृदा संरक्षण के दो उपाय लिखिए। अब तक हमने पढ़ लिया कि भाई सॉइल इरोशन क्या था, मृदा अपरदन क्या था, अब मिट्टी को बचाने भी तो है ना। उसके दो कारण पूछा गया है। उसके दो कारण हैं, वनीकरण, सीढ़ीदार खेती, यानी कि आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है, और सीढ़ीदार खेती को सीढ़ीदार बनाओ ताकि यहाँ से निकले मिट्टी थोड़ी 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 कटते कटते भी फिर भी यहाँ से निकल रही, ये सीढ़ी है, इस पे आई, इस पे आई, इस पे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बचता हुआ चली जाएगी जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, टेरेस फार्मिंग। हाँ, इसको इंग्लिश मीडियम में था हमारा टेरेस, सीढ़ीदार खेती को क्या बोलते हैं हम, टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। व्हाट इज लैंड यूज, भूमि उपयोग क्या है भैया, आप जो हमारी भूमि उसका उपयोग कैसे कैसे करते हो, ठीक है। तो भूमि उपयोग क्या होता है, भूमि उपयोग से तात्पर्य है कि भूमि का उपयोग खेती, आवास, उद्योग आदि के लिए करते हैं। हम खेती के लिए करते हैं, घर बनाने के लिए करते हैं, फैक्ट्रियां डालने के लिए करते हैं, या फिर अदर वर्क करने के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मानसून। मानसून किसे कहते हैं, मानसून ऋतु के अनुसार चलने वाली हवाएं हैं जो भारत में वर्षा लाती है। ऋतु के अनुसार चलने वाली वो हवाएं जो भारत में वर्षा लेकर आती है। मानसून रेफर टू द सीजनल विंड्स that brings heavy rains in India. Question number 71, define agriculture and write two factors affecting it. कृषि की परिभाषा और दो प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। कृषि की परिभाषा लिखो, प्रभावित करने का मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दो कारण लिखने हैं। पहला है कृषि फसलों की खेती और पशुपालन की प्रक्रिया है। कृषि के साथ में पशुपालन भी आ जाता है, तो कृषि क्या है, फसलों की खेती और पशुपालन की प्रक्रिया है। कारक है मिट्टी और जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, राइट टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों के दो प्रकार लिखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है। आप ये जितने में क्वेश्चंस आपको बताया मैंने, आप इस क्वेश्चन को दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैंने शॉर्ट वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए, इसलिए मैं आंसर बहुत शॉर्ट समझा रही हूँ आपको। उद्योगों के दो प्रकार लिखिए। पहला है एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री, दूसरा है मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री। कृषि आधारित उद्योग यानी कृषि में क्या क्या होता है, कितनी फसलें किस तरीके से उगाई जाती है, मार्केट में उनको कैसे लेकर जाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है खनिज आधारित उद्योग, ये हमारे इंडस्ट्रियल में आ जाएगा, ठीक है। कोल और माइनिंग जहाँ पर होता है, इसको प्रॉपरली आप एक्सप्लेन करके लिख देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। औद्योगिक प्रदूषण क्या है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द फैक्ट्रीज अफेक्टिंग एयर, वाटर एंड लैंड। औद्योगिक प्रदूषण कारखानों से होने वाला वायु, जल और भूमि प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू वेज टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या था हमको पता चल गया, अब उसको कंट्रोल कैसे करना है वो हम देखते हैं। कारखानों में फिल्टर लगाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अपशिष्ट जल को शोधन करके छोड़ना चाहिए। इंस्टॉलिंग फिल्टर इन फैक्ट्रीज, ट्रीटिंग वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज वाटर स्कैरिटी, यानी कि जल संकट क्या है। हमने सुना है ना कि पानी कम यूज करो, पानी खत्म हो जाएगा, लिमिटेड वाटर यूज करो, ठीक है। तो अब जल संकट क्या है,
कि जल संकट का अर्थ है दैनिक जरूरतों के लिए उपयोगी पानी की कमी। हमारे डेली यूज के लिए जो वाटर हमको मिलता है, दैनिक जरूरतों के लिए पानी की कमी हो जाना, उसी को हम बोलते हैं जल संकट। वाटर स्कैरिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ यूजेबल वाटर फॉर डेली नीड्स। क्वेश्चन नंबर 76 है, राइट टू कॉजेस ऑफ वाटर स्कैरिसिटी। जल संकट के दो कारण बताओ। हमको पता तो चल गया जल संकट है क्या, भैया पानी की शॉर्टेज हो जाना जल संकट होता है। अब उसके दो कारण बताओ। ये दोनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मिक्स होकर के आ सकता है। राइट टू कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरिसिटी, जल संकट के दो प्रकार लिखिए। पहला क्या है, पानी का अत्यधिक उपयोग, दूसरा क्या है, प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, What is रेन वाटर हार्वेस्टिंग? वर्षा जल संचयन क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन ऑफ स्टोरेज एंड द रेन वाटर फॉर द फ्यूचर। यानी कि बड़े बड़े टैंक बना लिए जाते थे, जब बारिश होती थी उन टैंकों में पानी कलेक्ट हो जाता था, और जब भी खेत में सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती थी तो उसे कलेक्टिंग वाटर का हम यूज करते थे। ये अभी भी कई जगहों पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? यानी सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल का मतलब कि कोई भी सामान हो उसको इतने लिमिट मात्रा में यूज करो, लिमिटेड यूज करो, आपकी जरूरत पूरी हो, आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी कमी ना पड़े, उसको बोलते हैं सतत, यानी कि किसी को भी नुकसान ना होना। तो सतत विकास क्या है? सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, क्वेश्चन नंबर 17, राइट टू वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज। संसाधन संरक्षण के दो उपाय लिखिए। पहला है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। सेकंड है यूज रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि कम उपयोग, पुनः चक्रण और नवीकरण ऊर्जा का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, Why is population considered a resource? जनसंख्या को संसाधन क्यों कहा जाता है? जनसंख्या में हम लोग भी आते हैं, जितने भी ह्यूमन है वो भी आते हैं, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है, जैसे कोई चेयर बना रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर, तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे के यूज में आ रहे हैं, वैल्यू है उनकी, उनको हम संसाधन बोलते हैं। तो वही पूछा गया है कि पॉपुलेशन संसाधन यानी जनसंख्या को संसाधन क्यों कहा जाता है? जब लोग शिक्षित, कुशल और स्वस्थ होते हैं तो वे विकास में योगदान देते हैं, इसलिए जनसंख्या को संसाधन कहा जाता है। किसी भी देश को डेवलप होने के लिए जो लोग उस टाइम पर अपना योगदान देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या संसाधन के रूप में काम करते हैं। अब है लॉन्ग आंसर, 80 to 100 तक का हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, एक्सप्लेन हाउ टू ब्रिटिश एक्सपैंडेड देयर पावर इन इंडिया। जो ब्रिटिश लोग आए थे वो एक छोटी सी कंपनी लेकर आए थे हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करते करते उन्होंने क्या किया? साम्राज्य पर राज करना शुरू कर दिया। तो इसमें वही पूछा गया कि भैया वो लोग आए थे व्यापार करने के लिए, व्यापार से साम्राज्य तक का कैसे वो लोग अपना ये भारत में अंग्रेजों ने अपना शासन कैसे फैलाया? इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इसका, भूमिका जो थी हमारी, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई पर युद्ध संधि और राजस्व से शासन बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी लेकिन युद्ध संधि किया उसने, ठीक है, और राजस्व से शासन बन गई। युद्ध कौन कौन सा था हमारा? पहला प्लासी युद्ध 1757 व बक्सर युद्ध जो 1764 से राजनीतिक शक्ति मिली। ठीक है, राजस्व शक्ति, बंगाल के दीवानी से बहुत धन मिला उसको। दीवानी का मतलब बंगाल से जब लड़ाई हुई तो उस टाइम पे दीवानी को बहुत सारा धन मिला। नेक्स्ट है सहायक संधि। सहायक संधि वो थी कि शासक को अंग्रेजी सेना रखने और खर्च देना पड़ेगा, यानी कि आप ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे ही सेना लेकर आओगे, उसी सेना से अपने युद्ध लड़ोगे और अंग्रेजों को ही आप उनका पे करोगे, खर्चा अंग्रेजों को ही दोगे, आप अपनी सेना नहीं बना सकते थे।
हड़प नीति विलय राज्यों का अधिग्रहण, यानी कि जिस भी राज्य में उनकी खुद के संतान नहीं होते थे उस राज्य को गवर्नमेंट हड़प ले जाती थी, यानी गवर्नमेंट के वो अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो जाता था। प्रशासन क्या था? और प्रशासन कानून, अदालतें, अधिकारी नियंत्रण बढ़ाया, यानी कि ये जो लोग थे ये ज्यादा करके क्या करते थे, हर एक काम को रिकॉर्डेड रखते थे, उनके पास हर एक चीज का रिकॉर्ड होता था। तो उससे इन्होंने क्या कर दिया कि कानून, अदालतें, अधिकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए बंगाल के धन से अंग्रेजी की सेना मजबूत हुई। युद्ध प्लस नीति एंड आर्थिक नियंत्रण से शासन फैल गए। युद्ध भी थी इनकी, नीति भी थी इनकी, आर्थिक नियंत्रण, अगर किसी का पैसा छीन लिया जाए, उसको उसके पास है ही नहीं पैसा, ठीक है, तो वो अपने आप को कैसे आगे लड़ाई में कैसे कर, सेना चाहिए, सेना के लिए उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया था, युद्ध में और नीति बनाई, आर्थिक नियंत्रण पर शासन फैला लिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। 1857 के विद्रोह के कारण 5 समझाइए। 1857, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उनका कोई 5 कारण बताना है। तो द रिवॉल्ट, 5 कारण इसके ये वाले हैं। द रिवॉल्ट हैपन ड्यू टू लॉन्ग टर्म डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल था उससे लोग सेटिस्फाई नहीं हुए थे। मिलिट्री था, पॉलिटिकल था, इकोनॉमिकल कारण था, रिलीजियस सोशल कारण था, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण थे, ठीक है। और इसके मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पहला क्या था, सैन्य, यानी कि चर्बी लगे कारतूस, उनको चर्बी लगा कारतूस देते, तब इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया था इसको। राजनीतिक, हड़प नीति, अवध का विलय, राजनीतिक रूप से जिसके राजा की संतान नहीं होते तो उसका राज्य हड़प लेते थे, उससे मजबूत हो गई। आर्थिक मतलब भारी लगान, कारीगर बेरोजगार हो गए, बहुत ज्यादा लगान लगाई गई, जिससे वहाँ के जमींदार भी गरीब हो गए और जो किसान थे वो भी हो गए। इससे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति में इन लोगों ने भी भागीदारी ली थी। प्रशासनिक, यानी नस्लीय भेदभाव किया गया यहाँ पर। उदाहरण के लिए अवध के विलय से जनता व सैन्य नाराज हुई, कई कारण मिल करके बड़े विद्रोह में बदल गए थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 83। टोटल 100 क्वेश्चन है। अब 83 पर हमें, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले ये क्वेश्चन, इनको ध्यान से आप पढ़ लेना या वीडियोस देख लेना बाद में। एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ द 1857। 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए थे, परिणाम क्या था उनको समझाना है। पहला क्या था, कंपनी रूल एंडेड, 1858 में कंपनी का रूल खत्म हुआ था। सेकंड, क्राउन रूल बिगिन, कोई क्राउन रूल दोबारा से हमारा क्राउन रूल आ गया था। आर्मी रिकॉग्नाइजेशन हुआ, पॉलिसी चेंज हो गई। रेस ऑफ द नेशनलिज्म, राष्ट्रीय भावना लोगों में जागृत हुई, ठीक है। थॉट इट फेल इट बिकॉज ऑफ टर्निंग पॉइंट, कंपनी शासन समाप्त हो गया था, क्राउन शासन शुरू हुआ था, सेना पुनर्गठन हो गया था, नीतियां बदल गई थी, रियासतों के प्रति सतर्कता हो गई थी, राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। असफल पर यह निर्णायक मोड़ बना, यानी कि जो असफल हुए हो गए थे दोबारा से एक कूटनीति रणनीति बनाए, जिसके बाद से ये असफल पर यह निर्णायक मोड़ बना था। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक्सप्लेन द इंडिगो रिवॉल्ट विथ कॉजेज एंड द इफेक्ट। इंडिगो रिवॉल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता ही रहता है ये। नील विद्रोह का कारण व प्रभाव बताइए, ठीक है। नील विद्रोह का, द इंडिगो प्लांटर्स फोर्स्ड अ फार्मर टू ग्रो इंडिगो, जो वहाँ के नील बागान मालिक किसानों से जबरन नील उगाने के लिए बोलते थे। इसमें क्या था, अच्छी जमीन पर नील बोने का दबाव उन्होंने दिया था कि भाई जितनी अच्छी उपजाऊ जमीन थी उसमें नील उगाने के बाद वो जमीन उपजाऊ नहीं रह जाती थी। नेक्स्ट क्या है, कम दाम, कर्ज बढ़ाना, दाम कम था, कर्ज बढ़ता गया, मिट्टी खराब होती गई, खाद्यान्न फसल घटती गई, किसानों ने विरोध किया, नील बोना बंद किया जाएगा, क्योंकि नील उगाने के बाद वो जो अगली फसल उगाना चाहते थे मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाते थे, जिससे वो नेक्स्ट फसल अच्छे से उग नहीं पाती थी या उनको प्रॉपर फसल जितनी क्वांटिटी में चाहिए वो मिल नहीं पाती थी। मिट्टी खराब, खाद्यान्न फसलें घटती गई। प्रभाव क्या क्या पड़ा था, किसानों ने विरोध किया, नील बागान बंद किए, किसानों ने बोला कि हम अब नील नहीं उगाएंगे। इस विरोध के बाद नील बागान बंद कर दिए गए थे। प्रेस, जनता का समर्थन मिला, शोषण उजागर हुआ, जांच हुई, जो भी शोषण था जब उन्होंने मना किया था
एक धरना प्रदर्शन टाइप का आप समझ लो, विद्रोह किया था, उस टाइम पर जागरूकता फैली और इसके बारे में शोषण उजागर हुआ और जांच हुई इसकी। किसानों ने संगठित होकर नील खेती रोकी, यह किसान संघर्ष का प्रतीक बना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 85 है, ठीक है। ओनली 100 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से 85 क्वेश्चन पर हम पहुंच गए और ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ ट्राइबल एंड द चेंजेस अंडर द ब्रिटिशन रूल। अंग्रेजी शासन में आदिवासी जीवन में बदलाव समझाइए। अंग्रेजी शासन के टाइम पर आदिवासियों के जीवन पर क्या बदलाव हुए थे, क्या प्रभाव पड़ा था। सबसे पहले तो उन्होंने आदिवासियों का जंगल ले लिया था, ठीक है, जहाँ पर स्वतंत्र रूप से रहते थे। सेकेंड, उन्होंने क्या किया, उनको एक लिमिटेड एरिया दे दिया गया, आप इधर ही रहोगे, आप यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते हो, आपको इतनी ही एरिया में रहना है। कुछ कारण थे जो बदलाव अंग्रेजी शासन ने आदिवासी जीवन में बदलाव लाए थे। क्या क्या कारण थे? फॉरेस्ट लॉ, जंगल कानून उन्होंने पारित कर दिया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी शिफ्टिंग का मतलब क्या था, आदिवासी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपनी खेती करते थे जगह जगह घूम घूम करके, बट उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया था अंग्रेजों ने। मनी लैंडर्स, ट्रैप्ड ट्राइबल इन डेप्ट, फोर्स लेबर इंक्रीज, यानी कि जरूर जबरदस्ती से लेबर का मजदूरी करने के लिए उनको इंक्रीज किया गया था। इसमें हिंदी मीडियम में है। वन कानून लाया गया। झूम खेती पर कई जगह प्रतिबंध लग गए थे। साहूकारों के कर्ज में फंसना, वो जब उनको मना, एक जंगल था जहाँ पर वो आराम से रहते थे, फ्रीली रहते थे, उनका जंगल छीन लिया गया, उनको एक छोटी जमीन दे दी गई, उस जमीन से उनका रहना सहना रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं होती थी। इससे वो क्या कि उन्होंने कर्ज लेना शुरू किया था। बाद में वो क्या, वो कर्ज के ट्रैप में फंसते चले गए। बेरोजगारी बढ़ी, विस्थापन, खदान बगान बंद हो गया था। उदाहरण के लिए है, बांस लकड़ी इकट्ठा करना कठिन हो गया था, जो उनके रोजमर्रा के लिए बांस लकड़ी जरूरतें होती थी वो भी इकट्ठा करना बहुत कठिन हो गया था। नीतियों ने आदिवासी जीवन प्रभावित किया था। ये जो सारी नीतियां हैं, इन नीतियों की वजह से आदिवासी जीवन प्रभावित हुआ। प्रभावित होने का मतलब उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई थी। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल है, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में पढ़ते हो, वहां से घर आते हो और कोई आपका स्कूल ही कब्जा कर ले, ठीक है, और बोले कि भाई आपको अपने घर से ही पढ़ना है, आपको घर से निकलना ही नहीं है, तो जो जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे, सेम ऐसे ही प्रॉब्लम उस टाइम पर आदिवासी लोगों ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय संविधान की 5 विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 5 विशेषताएं बतानी है। इनमें से सबसे पहला है फेडरलिज्म, यानी संघवाद, केंद्र राज्य में शक्तियों में बंटना, यानी कि जो भारत की शक्ति है दो भागों में बंट के, पहला केंद्र शासित राज्य और राज्य में, ठीक है। सेकंड है पार्लियामेंट्री सिस्टम और संसदीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि हमारे यहाँ न्याय को स्वतंत्र रखना। संघवाद, केंद्र राज्य शक्तियों में बट गया था। संसदीय व्यवस्था, सरकार संसद के प्रति जवाबदेही थी, यानी कि अगर वो कुछ भी गलत कर रही है तो उसको वहां संसद में जवाब देना ही पड़ेगा। अगर कुछ सही करे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं प्रूव करना पड़ेगा कि सही करे फिर भी प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि अगर कोई एलिगेशन लगाते उससे जवाब मांगते उसको प्रूव करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा। धर्मनिरपेक्षता, कोई भी राज्य का धर्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में अनेकों धर्म के लोग, अनेकों जातियों के लोग रहते हैं, तो हर किसी के धर्म की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जो कि हमारा ये रहा सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका, न्याय व अधिकार सुरक्षा। समानता, अधिकार भेदभाव रोकता है, समानता का जो अधिकार हो लोगों में भेदभाव को रोकता है। संविधान लोकतंत्र की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, कुछ ही क्वेश्चंस रह गए अभी हमारे, ठीक है। एक्सप्लेन सेकुलरिज्म इन इंडिया विद एग्जांपल्स, उदाहरण सहित भारत में धर्मनिरपेक्षता को समझाइए। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लेना, अगर नहीं समझ आता तो वीडियोस देख लेना। तो जो हमारे उदाहरण सहित भारत के धर्मनिरपेक्षता समझाइए। पहला क्या था, नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, हमारे भारत में कोई एक ही रिलीजन नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे बड़ा फेमस हुआ हिंदू राष्ट्र, बट हमारे देश में और भी रिलीजन के लोग रहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि नो ऑफिशियल रिलीजन इन द स्टेट, किसी भी स्टेट में एक ही धर्म के लोग, एक ही धर्म से नहीं चल सकता है।
इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, हर एक रिलीजन को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी के रिलीजन इक्वली रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमको, या करनी ही पड़ेगी। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन में नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, ठीक है, किसी में भी भेदभाव ऊंचा नीचा नहीं बताना है बिल्कुल भी। गवर्नमेंट कैन स्टॉप हार्मफुल डिस्क्रिमिनेशन, जो भी किसी को बहुत नीचा दिखाना, किसी के साथ बदसलूकी करना, उस चीज को कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया है। धर्म मानने पालन की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई सा भी धर्म अपने स्वेच्छा अनुसार आप कोई भी धर्म बदल सकते हो, ठीक है। धार्मिक भेदभाव को रोका गया था, गलत भेदभाव रोकने हेतु सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के लिए है हमारा दिवाली, ईद, क्रिसमस, सब स्वतंत्र है। दिवाली पर भी छुट्टी होती है गवर्नमेंट, और ईद पर भी छुट्टी होती है, और क्रिसमस, सब स्वतंत्र है, सब अपने स्वतंत्रता के हिसाब से अपने अपने धर्म को सेलिब्रेट करते हैं। विविधता में एकता, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि अलग अलग होने के बाद भी हम क्या है? एक है। क्वेश्चन नंबर 88, डिस्क्राइब द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट, संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया बताइए। संसद में कानून किस प्रक्रिया से बनता है? आप सबने सुना होगा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कानून पारित होता है, बट उसकी प्रक्रिया क्या है? स्टार्टिंग स्टेज क्या है? कैसे कैसे बनता है? पहला क्या है? नीड आइडेंटिफाइड, इशू प्रॉब्लम होनी चाहिए, वेल ड्राफ्टेड, और डिस्कशन एंड द डिबेट इन हाउस, कमिटी में एग्जामिन डिटेल्स, जो भी कमेटी होती है उनके डिटेल्स को एग्जामिन करते हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। वोटिंग इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट as it because becomes law, जरूरत समस्या तय, क्या जरूरत है क्या समस्या है। विधेयक तैयार कर पेश, चर्चा व बहस, डिबेट जिसको बोलते हैं हम। समिति द्वारा जांच, अगर कोई भी पार्टी पर कुछ एलिगेशन लग रहा है तो वहां की जो समिति है उसका जांच करेगी। मतदान, दोनों सदनों में मतदान होना, मतदान के अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति की मंजूरी, यानी कोई भी कानून पारित हो रहा है तो राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाएगी उसमें। उदाहरण के लिए स्वच्छ जल कानून इसी प्रक्रिया से आता है। कानून लोकतांत्रिक तरीके से बनते हैं, ठीक है। मान लो कोई एक गवर्नमेंट जो सत्ता में है वो अपने आप से, ऐसा नहीं कि कोई भी कानून लाए उसको पारित कर दिया, उसको संसद में उस पर बहस छिड़ेगी, जब लगेगा लोग सेटिस्फाई होंगे कि हाँ भाई ये जनता के भले के लिए है, उसके बाद ही वो कानून पारित हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90 ना, 89, explain role and the importance of an independent judiciary, स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका या महत्व को समझाइए। तो सॉरी 89 ये है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका व महत्व को समझाइए। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका क्या है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या, क्या महत्व उनका। पहला है कानून की व्यवस्था व न्याय, कानून की व्यवस्था और प्रॉपर न्याय दिलाना। मौलिक अधिकारों की रक्षा, सरकार की मनमानी पर रोक, यानी कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, वो चाहे गवर्नमेंट उसकी हो या ना हो, जो गवर्नमेंट में है अभी, ऐसा नहीं कि उसकी गवर्नमेंट तो अपनी मनमानी करेगी, उस पर रोक लगाने के लिए हमारी न्यायपालिका है। लोकतंत्र में भरोसा बढ़ाना, अवैध गिरफ्तारी रोक सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कि अवैध गिरफ्तारी रोक सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, एक्सप्लेन पब्लिक फैसिलिटीज एंड व्हाई गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड देम, सार्वजनिक सुविधाएं और सरकार क्यों दे, समझाए। सार्वजनिक सुविधाएं और सरकार इन सुविधाओं को क्यों दे उसको समझाना है। फर्स्ट है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज, वाटर, सैनिटेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स, ये हर कोई पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब जो चीज हर कोई यूज कर रहा है। रोड भी हर कोई यूज करता है, वाटर भी हर कोई यूज करता है, हॉस्पिटल भी हर कोई यूज करता है, ठीक है। These are basic need for life and the dignity, यह जीवन व गरिमा के लिए जरूरी है। थर्ड है प्राइवेट सर्विसेज में बी कॉस्टली एंड द एक्सक्लूडेड पुअर, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई अगर हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होता तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो गरीब तबके लोग हैं वो अपना इलाज ही नहीं करा पाते। दैट्स वाई हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है। नहीं तो जो अच्छी खासे जिनकी इनकम है उनके बच्चे पढ़ते, जो गरीब के बच्चे नहीं पढ़ते। इसको बोलते हैं सार्वजनिक, यानी कि जिसमें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होगा, हर कोई उस चीज को यूज कर सकता है।
सरकार कर से समान रूप से देती है। स्वस्थ शिक्षा समानता बढ़ाती है। उदाहरण के लिए स्वच्छ पानी से बीमारी कम हो सकती है। सबको समान पहुंच देना सरकार का कर्तव्य है। हर किसी को समान रखना, जितनी भी सुविधाएं हो, वो अमीर हो गरीब हो, हर एक तबके के लोगों के पास तक वो सुविधाएं पहुंचे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सार्वजनिक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा 91, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज विद एग्जांपल। हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है अभी, तो बोला गया है कि उदाहरण सहित संसाधनों के प्रकार को समझाओ। संसाधन कितने प्रकार है उसके एग्जांपल के साथ में। पहला है नेचुरल, जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलता हो। वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये नेचर के थ्रू मिलता है, इसको ह्यूमन आदमी इंसान नहीं बनाते इस चीज को। ह्यूमन मेड, रोड, बिल्डिंग्स, मशीन, यह हमें नेचर नहीं बना के देता है कि डायरेक्ट तुम पैदा हो तुम्हें एक घर मिल गया हो, देखिए इसको बनाना ही पड़ता है। नेक्स्ट ह्यूमन, ह्यूमन के एजुकेटेड, स्किल्ड पीपल, जितने भी स्किल्ड पीपल है वो कुछ ना कुछ काम करते हैं जिससे किसी भी देश में विकास होता है। रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल, एग्जांपल है डॉक्टर, ह्यूमन रिसोर्स है, हॉस्पिटल ह्यूमन मेड है, ऑक्सीजन, वाटर नेचुरल है, ठीक है। वह आपका कंक्लूजन आ गया। नेक्स्ट, सही उपयोग से ही विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 92, एक्सप्लेन सॉइल फॉर्मेशन एंड द मेथड्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी निर्माण और मृदा संरक्षण के उपाय समझाइए, ठीक है। तो इसमें है चट्टानों का अपक्षय, ह्यूमस मिलना, समय व जलवायु का प्रभाव। संरक्षण, हम मिट्टी को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? वनीकरण से, सीढ़ीदार खेती से, समुच्च जुताई से, वृक्ष पट्टिकाओं से। उदाहरण के लिए पेड़ जो होता है मिट्टी को पकड़ के रखता है, मैंने बताया था भी ऐसा जाल के टाइप में काम करता है कि मिट्टी को रोक के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93, एक्सप्लेन वाटर स्कैरिसिटी कॉज एंड द सॉल्यूशन। जल संकट, कारण और समाधान समझाइए। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, इसको इसी अकॉर्डिंग आपने एक्सप्लेन करना होगा। ये आपको हेडिंग्स दिए गए हैं, इनमें आपने खुद से एक्सप्लेनेशन समझ के फिर करना है। पहला क्या है हमारा, फर्स्ट वाला कारण है अधिक उपयोग, ठीक है। पानी का संकट कब आएगा? जब हम किसी चीज को अधिक उपयोग करेंगे। प्रदूषण से, असमान वर्षा से, बारिश होने का टाइम है, इस साल कम बारिश हुई है, अगले साल और कम बारिश होगी, तो जब असमान वर्षा होगी तो जल संकट बढ़ेगा। जनसंख्या वृद्धि, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा पानी का संकट बढ़ेगा। ज्यादा जनसंख्या ज्यादा पानी यूज करेगी। वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई, जल संशोधन व पुनः उपयोग, लीकेज रोकना, ठीक है। उदाहरण के लिए स्कूल में रूफटॉप हार्वेस्टिंग, जल बचाना भविष्य बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इट। भूमि उपयोग पैटर्न व कारक समझाइए। भूमि का उपयोग कैसे होता है और उनके कारक कौन कौन से, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो भूमि का उपयोग खेती, आवास, उद्योग, सड़क में होता है। खेती के लिए होता है, हमारे रहने के लिए होता है, सड़क के लिए होता है, ठीक है। कारक क्या है? स्थल रूप, यानी कि स्थल रूप, स्थल है जहाँ पर हमारी खेती हो सकती है। स्थल रूप, मिट्टी, जलवायु, पानी, जनसंख्या, तकनीकी, ये हमारे कारक है, ठीक है। मैदान क्या है? कृषि, शहर, भवन, उद्योग। उदाहरण के लिए उपजाऊ मैदानों में ही खेती अधिक की जाती है। ये कुछ पॉइंट है, इनको आप एक्सप्लेन करके लिख करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, पेपर दे के आना, क्वेश्चन पेपर से मैच कर लेना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँ डिट्टो यही क्वेश्चन आएंगे, बट इन टॉपिक से ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे 95 क्वेश्चन, 95 पर पहुंच गए, ओनली 5 क्वेश्चन लेफ्ट, हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एक्सप्लेन एग्रीकल्चर टाइप एंड द इंपॉर्टेंस विद एग्जांपल। कृषि प्रकार व महत्व उदाहरण के साथ समझाइए। कृषि क्या है और इनके प्रकार क्या है, इसका महत्व क्या है, इन तीनों को उदाहरण के साथ समझाना है। पहला क्या है? टाइप्स है हमारा जीविका, वाणिज्य, बागान, ठीक है, सब्सिस्टेंस,
कमर्शियल, है ना, एंड प्लांटेशन। तो फर्स्ट होता है हमारा फूड सप्लाई, भोजन, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, उद्योगों के लिए कच्चा माल जाएगा तभी वो बड़े बड़े सामान मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वो मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। उद्योगों को कच्चा माल, अर्थव्यवस्था को सहारा, उदाहरण के लिए हमारा कपास से वस्त्र बनाना, ठीक है। कंक्लूजन है हमारे एग्रीकल्चर इज बैकबोन फॉर मेनी पीपल। भारत में स्पेशली एग्रीकल्चर बैकबोन है बहुत सारे पीपल्स के, ठीक है, बहुत सारे लोगों का। क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड देयर इंपॉर्टेंस। उद्योग के प्रकार और उनका महत्व समझाइए। उद्योग के प्रकार क्या क्या है? पहला है एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, ठीक है, और कॉटेज स्मॉल स्केल्स, कृषि आधारित जो खेती से मिलती है, चीनी, कपास, अनाज जितने भी हो गए। जो कृषि आधारित होता है वो हमारा क्या है? हमारा एग्रो बेस्ड कृषि आधारित। खनिज आधारित इस्पात यानी कि आयरन, स्टील, जितने भी हमारे खनिज हैं। कुटीर लघु हथकरघा इसका एग्जाम्पल होगा। महत्व क्या है इसके? रोजगार, आय, विकास, निर्यात, ये सब इसके महत्व हैं। उदाहरण के लिए चीनी उद्योग गन्ने पर निर्भर करता है। उद्योग है, रॉ मटेरियल्स क्या है हमारा? चीनी है, गन्ना है, गन्ने से क्या बना? चीनी बना। सेम ऐसे कपास का उपयोग भी इंडस्ट्रीज में होता है। उद्योग अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। जहां पर जितना अच्छा उद्योग होगा वहां की अर्थव्यवस्था उतनी ही अच्छी होती है। जितनी भी हम तकनीकी उद्योग यूज करते हैं उसके साथ साथ उस देश की अर्थव्यवस्था भी उतनी अच्छे से ग्रो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, 3 क्वेश्चन लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल मेजर्स। औद्योगिक प्रदूषण और नियंत्रण उपाय समझाइए। उद्योगों के द्वारा जितने भी प्रदूषण होते हैं और हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उनको समझाना है हमें। आपको लिख करके आना है, मुझे आपको समझाना है, ठीक है। पहला है औद्योगिक प्रदूषण और नियंत्रित उपाय बताइए। टाइप्स क्या है? एयर, वाटर, लैंड, नॉइस, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। कंट्रोल कैसे हो सकता है? फिल्टर, ईटीपी, क्लीनर फ्यूल्स, ठीक है, रिसाइकलिंग एंड द स्ट्रिक्ट लॉज। एग्जाम्पल में आ जाएगा ट्रीटिंग वेस्ट वाटर बिफोर द रिलीजिंग इनटू रिवर्स, कंट्रोल, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। प्रकार क्या है इसके? वायु, जल, भूमि, ध्वनि। नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? फिल्टर के द्वारा, एटीपी के द्वारा, स्वच्छ ईंधन, ठीक है, और रिसाइकल। और कानून तो होने चाहिए। कानून इन पे प्रतिबंध लगाएगा तो पॉल्यूशन थोड़ा बहुत क्या काफी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए है नदियों में छोड़ने से पहले पानी शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98। एक्सप्लेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नीड ऑफ द कंजर्वेशन। सस्टेनेबल सतत विकास का मैंने बता दिया कि आप भी यूज करो और फ्यूचर में आने वाले जनरेशन को भी यूज करने को मिले, ठीक है। यानी कि आप उसको ज्यादा ओवर यूज मत करो, आने वाली जनरेशन के लिए कम पड़ जाए, ठीक है। तो सतत विकास और संरक्षण की आवश्यकता को समझाना है। सतत विकास होता है क्या बेटा? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। फ्यूचर जनरेशन नीड देम, फ्यूचर की जो जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है उनको भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी। कंजर्वेशन रिड्यूस पॉल्यूशन एंड द वेस्टेज, पॉल्यूशन रिड्यूस करना है, ठीक है। यूज द 3 रिन्यूएबल 3R हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, रिड्यूस कोल बर्निंग। संसाधन सीमित है, भविष्य को भी इसकी जरूरत है, भविष्य में आने वाले जनरेशन भी यूज करेंगे, उनको भी जरूरत है। संरक्षण से प्रदूषण अपव्यय कम, नवीकरणीय ऊर्जा और 3R अपनाइए। 3R वाला हमने अभी इसके पहले बता दिया था, ठीक है। उदाहरण के लिए बिजली बचाने से कोयला कम जलेगा। क्यों कम जलेगा? भाई कोयले से भी बिजली बनती है ना, तो जितना आप बिजली बचाओगे उतना कोयला कम जलेगा, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला हमारा इसमें कि सतत भविष्य के लिए संरक्षण जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 99, ओनली 1 क्वेश्चन लेफ्ट, है ना। 99 पर पहुंच गए हम लोग, बहुत पढ़ लिया आज, पढ़ा भी लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मार्जिनलाइजेशन एंड वेज टू कन्फर्म इट। हस्यीकरण और उससे निपटने के उपाय बताइए। हस्यीकरण क्या था? फॉर एग्जाम्पल आप किसी आदिवासी को देख लो, उनके वेशभूषा देख लो, यहाँ पर पक्षी के पंख लगाए होंगे, है ना, या किसी को भी अजीब तरीके से देख लो, तो आप उन पर हंसोगे ना, ठीक है। उनका कल्चर, किसी का कल्चर आपसे अलग होगा तो मे बी आप अंडरस्टैंड करोगे, मे बी आप हंसोगे। और हंसीकरण का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उनके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, यानी कि पैसा जो उनके पास था वो बहुत कम हुआ करता था। तो हस्यीकरण के कारण, हस्यीकरण क्या है, डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, ठीक है। पहले टाइम पर भी होता था, कास्टिज्म बहुत ज्यादा था कि एक जनरल कैटेगरी का एक एससी एसटी कैटेगरी के साथ बैठ के पढ़ाई भी नहीं कर सकता था, ठीक है। उसको भी हम हस्यीकरण में एग्जाम्पल ले सकते हैं। कॉजेस क्या था? डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव करना, गरीबी, लैक ऑफ द एजुकेशन, एजुकेशन की बहुत कमी थी, ठीक है। वीक वॉइस, वो अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे, अपने हक के बारे में डिमांड नहीं कर सकते थे। सॉल्यूशन क्या हुआ था इसका कि एजुकेशन, इक्वल लॉ, ठीक है, रिजर्वेशन, सपोर्ट स्कीम, अवेयरनेस, पब्लिक फैसिलिटीज। एग्जाम्पल के लिए स्कॉलरशिप हेल्प पुअर स्टूडेंट कंटिन्यू स्टडी, स्कॉलरशिप निकाला गया, जो पुअर स्टूडेंट है उनको आरक्षण भी दिया गया, जिससे जो पिछड़े तबके के लोग थे वो भी धीरे 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 बढ़ना शुरू कर दिया और समाज में इक्वलिटी का रोल प्ले करना शुरू कर दिया। कंक्लूजन क्या था इसका, निष्कर्ष क्या निकला? इक्वलिटी एंड द अपॉर्चुनिटी रिड्यूस मार्जिनलाइजेशन। इक्वलिटी जो थी और अपॉर्चुनिटी थी वो समाज में हस्यीकरण को कम किया। एंड लास्ट क्वेश्चन 100 ठीक है, क्वेश्चन में 100 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी फॉर द फ्यूचर, एक्सप्लेन इट। भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण जरूरी है, इस चीज को समझाइए, ठीक है। तो भविष्य के लिए संसाधन जरूरी क्यों है कि कई संसाधन अनवीकरण हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये संसाधन दोबारा से नहीं बन सकते, मतलब बन तो सकते पर इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल कोयला एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट है अति उपयोग से कमी व महंगाई बढ़ती है। किसी भी संसाधन को बहुत ज्यादा उपयोग करोगे तो इससे क्या होगी, कमी भी होगी और महंगाई भी बढ़ेगी, ठीक है। प्रदूषण व जलवायु समस्या बढ़ती है, प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती है और जलवायु समस्या भी बढ़ती है। संरक्षण से भविष्य के लिए उपलब्धता रहती है, ठीक है। यानी कि आप थोड़ा कम यूज करो, कम यूज करने का मतलब क्या, जितना नीड हो उतना ही यूज करो, फालतू में आप संसाधनों का उपयोग मत करो, वो बची रहेगी तो आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आएगी। इसको कैसे रोक सकते? 3R अभी बता रखा है पीछे, ठीक है। 3R प्लस नवीकरण ऊर्जा प्लस पानी बिजली बचत। उदाहरण के लिए एलईडी बल्ब से बिजली बचती है। संरक्षण से भविष्य सुरक्षित व टिकाऊ होता है, यानी कि किसी भी चीज को आप संरक्षित करके रखोगे, ठीक है। एक्सेसिव यूज नहीं करना है, जितना जरूरत उतना ही यूज करना है। तो उसका आने वाले टाइम पर जिस सामान की कमी होती है या जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है उसका रेट बहुत ज्यादा है, यानी लो भी है, कमी भी उसकी, और डिमांड उसका बहुत ज्यादा है, तो इसके बाद महंगाई भी बढ़ेगी, ठीक है। नाउ ये आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आप लोग ये वीडियोस जरूर देखना, इन्हीं 100 क्वेश्चंस में से आएंगे। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है वो बस इतना पढ़ के जाओ, मैं गारंटी लेती हूँ आप पास हो जाओगे। और जिन्होंने पढ़ रखा है वो रिवाइज कर लो, बच्चों टॉप कर जाओगे। थैंक यू सो मच।